जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और हम सबके बहुत ही आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के पूर्व संध्या पर सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं डॉक्टर शबनम आप सबको अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज इस विशेष मौके पर मेरे साथ हैं, बल्कि काशी कला कस्तूरी के साथ हैं आपके सुपुत्र, आपके प्रतिबिंब श्री सुनील शास्त्री सर, काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना कहूँगा शबनम जी कि मैं भी दिल से अपने काशी कला कस्तूरी के लोगों को, श्रोताओं को जो आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और यही कहूँगा कि रामनगर तो मेरा पैतृक आवास है, तो रामनगर के लोगों को विशेष तौर से मैं आज उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, प्यार से उनको अपना नमस्कार कर रहा हूँ और गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ, क्योंकि शास्त्री जी केवल मेरे पिता नहीं थे, वो आप सबके भूत पिता थे, आप सबके बुजुर्ग थे। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया आप लोगों को। नमस्कार सर, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं और महिला महाविद्यालय जो उसकी आप एक्स प्रिंसिपल रही हैं, वो आपको नमस्कार कह रही हैं, प्रणाम कर रही हैं आपको। और रामनगर के और भी एक बाशिंदे जो आपको वेलकम कर रहे हैं। तो लाइन से सर मैं आप पट्टी, ये ऊपर आप जो ये पट्टी देख रहे हैं ना, ये चलती रहेगी, तो आप देखते रहिएगा, काफी लोग आपको आपका अभिनंदन कर रहे हैं। सर, मैं चूंकि आपकी मैं बहुत आभारी हूँ सर, बहुत आभारी हूँ, मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों को। और काशी कला कस्तूरी की ये खुशनसीबी है कि आप जैसे इंसान जो जिसका पूरा राष्ट्र जिसके पिता को समझता हो, मानता हो, आप उनके प्रतिबिंब हैं। और आज के दिन आपको पाकर हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि अपनी बात उस वक्त से शुरू करूं जबकि आप छोटे थे और एक पिता के रूप में आपने लाल बहादुर शास्त्री जैसे इंसान को, ऐसे व्यक्तित्व को पाया, तो आपको क्या फील होता था? मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बचपन के झरोखों को झांकूं, आपके बचपन के झरोखों की तरफ लेके चलूं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, जब बाबूजी शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में पुलिस और ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के मंत्रिमंडल में, तब मैं साल का या 1.5 साल का होऊंगा, छोटा था, बहुत चलता था, पैरों पर चलता था, लेकिन बहुत छोटा था, यंग था। तो उस समय मुझे याद है कि बाबूजी अपना कार्यालय से हमेशा देर में आते थे, काम बहुत करते थे, बहुत काम, पूरा अपने आप को लगा रखा था लगन और निष्ठा के साथ, तो वो आते थे देर से। तो मैंने एक दिन उनके हाथ को पकड़कर, उन्होंने मेरी अंगुली को पकड़ा, मैंने हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ पर चुरा के मेरा अंगुली पकड़ लिया और पकड़ के कहा, हाँ बताओ क्या। तो मैं उनको ले गया, धीरे धीरे मैंने उनसे जो अपनी तुतलाती भाषा में उस समय बोला होगा, क्योंकि हमारे अम्मा ही बताती मुझे ये, कि मेरी माँ, पूजनी माँ ललिता शास्त्री जी बताती हैं कि मुझे ले गया, मैं उनको बरामदे में, और बरामदे से जो पुलिस का गार्ड जो खड़े होते थे गेट पर, उन गेट पुलिस वालों को दिखाते हुए मैंने बाबूजी से कहा कि अगर आप इसी तरह से देर में आएंगे तो इनसे पकड़ने को आपको कह दूंगा। अब छोटे से बेटे का धमकी दी पिता को, गृह पुलिस मंत्री थे वहां, और उनको धमकी दी। तो ये मेरे बचपन का याद है। उसके बाद बचपन की बातें तो बहुत मुझे याद है, क्योंकि जब वो रेल मंत्री हुए, फिर बहुत विभाग उनके पास रहे, तो हम लोग दिल्ली आ गए थे और
दिल्ली में हम लोगों का एक घर बड़ा अच्छा मिल गया था, यॉर्क प्लेस। पहले ये 1 यॉर्क प्लेस कहते थे, फिर बाद में 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस हुआ। और फिर जब बाबूजी प्रधानमंत्री बने तो 10 जनपद उसके साथ जुड़ गया, 2 मकान एक मकान में बनाए गए, प्रधानमंत्री निवास। तो वो फिर बन गया हमारा प्रधानमंत्री निवास, और 10 जनपद के रूप में जाना गया। तो बहुत मुझे याद है स्मृतियां। हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। अब बैडमिंटन जब खेलते थे तो मैं बाबूजी को हराने की कोशिश करता था हमेशा, और मेरे अंदर एक वो थी, बड़ी उत्साह था, बड़ा जिज्ञासा रहती, मैं हराऊंगा बाबूजी को। तो बाबूजी कहते थे आओ हराओ, और चल तो खेलते थे वो बहुत प्यार से। और कई बार खेल खेल में वो अपने आप को हरा देते थे, मतलब हार जाते थे मुझसे, और तब मैं बड़ा ताली बजा के खुश होता था कि साहब मैंने बाबूजी को हरा दिया। तो ये शबनम बहुत बचपन की प्यार की स्मृतियां हैं। इन सबको जब कहता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। मुझे याद आती है सारी बचपन के सारे खेल। मुझे याद है कि उस समय हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे। हम लोग चारों भाई और सब लोग मिलकर सब लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट का भी मुझे याद है कि वहां पे एक काला सा ब्लैक कलर का एक रेडियो था, क्योंकि उस समय कमेंट्री आती थी, टेलीविजन वगैरह तो था ही नहीं, वो सवाल ही नहीं। आपको कमेंट्री आती थी, और जो प्रसारण होता था वो आकाशवाणी से होता था। तो उसमें एक काला सा वो था रेडियो। तो रेडियो को हमने फिक्स किया और पूरा लगाया, वहां पूरा लगाया, और उसके बाद हमने सारा का सारा उसको तार उर से लगा के फिट करता था, और उसमें कमेंट्री चलती रहती थी और हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो मुझे याद है कि बाबूजी को हम लोग जरूर रिक्वेस्ट करते थे, उससे निवेदन करते थे कि बाबूजी आप भी आइए हमारे साथ खेलिए। तो कहते थे भाई मुझे ज्यादा बैटिंग वूटिंग नहीं आती, क्रिकेट नहीं आता, बैडमिंटन तो खेल लेता हूँ लेकिन क्रिकेट नहीं आता। लेकिन फिर भी हम लोगों को जब बहुत उत्साहित करते थे, बहुत आग्रह करते थे, तब आ जाते थे, अपना टोपी उतार के जूता उतार लेते थे, और नंगे पैर हम लोग के साथ बॉलिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो इस तरह की बड़ी घटनाएं याद हैं। और भी मुझे याद है कि हम लोग लॉन में पीछे जो घास है, तो लॉन था बड़ा घर का, उसमें हम लोग बैठते थे, अम्मा से निवेदन करते थे तो अम्मा खाना बनाती थी वहाँ बाहर पेड़ के नीचे। तो बाबूजी आ जाते थे और हरी बिया लग जाते थे, बनाने में भी जुड़ जाते थे। बड़े भाई वो मुझसे 12 साल बड़े थे, तो वो लग जाते थे। और हम लोग बस ऐसे प्लेट वेट सब लगा हुआ के टेबल पर रख के करते थे, फिर बाबूजी को बुलाते थे और बाबूजी आते थे, खाना खाते थे, भोजन करते थे। और फिर अम्मा से हम लोग बहुत निवेदन करते थे, रिक्वेस्ट। तो नेचुरली वो बड़ा अच्छा वो खाना बनाती थी। अम्मा तो कुक बहुत अच्छी थी, बहुत उनको पसंद था खाना बनाना। और बाबूजी को उनका खाना, हाथ के बना खाना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे याद है कि वो हमेशा फिर बैठ के खाते थे। लेकिन बाद में बाबूजी की जब थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जब वो रेल मंत्री थे, तब हुआ था उनका पहला हार्ट अटैक, एक हुआ था 56 में, तब उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने खाना, अपने भोजन को थोड़ा सुधार लिया था। फिर तो लौकी और रोटी और दाल यही सब सिंपल सा खाना खाते थे। लेकिन हम लोग साथ जरूर बैठते थे, ये नहीं था कि वो नहीं बैठते थे, और बैठ के हम लोग के साथ बात करते थे। सर देखिए, आप जानते होंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मदर इंस्टीट्यूशन है CHS, उसके एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर M.K. शाही सर भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और आकाशवाणी के विविध भारती के चैनल प्रमुख महेंद्र मोदी सर भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं शो करते भी चलूंगी सर। और बनारस की जो बहुत ही मशहूर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका हैं डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी, वो आपका अभिनंदन कर रही हैं, जो काशी कला कस्तूरी की पैटर्न भी हैं।
और आपका अभिनंदन कर रही हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। मैं क्या कहूँ आपसे, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, लग रहा है कि अपने परिवार में हूँ, अपने परिवार में हूँ। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और इस तरह से आप लोग अभिनंदन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं मुझे। तो सबसे बड़ी पूंजी अगर आप मुझसे पूछेंगी कि शास्त्री जी ने आपके लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, आज वो कमरा भी देखेंगे आप वहां जहाँ पे हम लोग रहते थे रामनगर में, तो उसमें जो हम लोग का 4 चारपाई भाइयों को नहीं मिल सकती, इतना बड़ा तो था नहीं, वो छोटा कमरा था। तो वहां पे भी वहां के लोग भी हम लोग को इतना याद करते हैं, आज आप लोग को इतना प्यार कर रहे हैं, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा और प्रेरित होता हूँ मैं। और मेरे को एक इंस्पिरेशन मिलती है, ये जो क्योंकि पूंजी हमारे बाबूजी कुछ नहीं थी, तो आज पूंजी हम लोग की यही है, आप लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो हम लोग को मिलता है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं कहूंगा कि इस पूंजी को लेकर, धरोहर को लेकर मैं बाबूजी की सुरक्षित रख रहा हूँ, प्रयास करता हूँ कि उसको ईमानदारी, सच्चाई के साथ, कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ उन पर अमल करते हुए चलता रहूं और बाबूजी के आदर्शों को बढ़ाता रहूं। सर, आपने बहुत सही कहा कि उनकी पूंजी सिर्फ सिर्फ जो हम लोग थे, यानी जो जनता थी, वो शास्त्री जी की पूंजी थी, जो उस धरोहर को आप लोग संभाल रहे हैं। और इतनी मोहब्बत से आपने मुझे भी इतनी मोहब्बत दिया, इतनी मोहब्बतों से बात किया और कहा कि नहीं शबनम, मैं जरूर आऊंगा, डॉक्टर शबनम मैं जरूर आऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बनारस वासियों से, काशी वासियों से, रामनगर वासियों से मेरी बात हो। तो सर वाकई में वो लगता है कि वो विरासत हकीकत में आप तक पहुंची हुई है। आप बिल्कुल मुझे, मैंने शास्त्री जी को नहीं देखा है, लेकिन मुझे आप बिल्कुल उनके प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते आए, उनकी कहानियां, उनकी बातें सुनते आए थे। और सर एक बात खास है कि जो आपने कहा कि उनकी सिर्फ धरोहर, उनकी पूंजी सिर्फ कि अगर आप 4 भाई चाहते भी तो 4 चारपाई के की जगह भी वहां नहीं मिल पाती, ये हकीकत है सर। लेकिन फिर भी मैं उस याददाश्त की, उस स्मृति की तरफ आपको लेके चलना चाहती हूँ कि जहाँ आप पिताजी आपके अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, पोस्ट मीन्स की मंत्रिमंडल में थे, मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, इस तरह के थे। तो उस वक्त आपको एक पिता को एक राजनेता के रूप में पाते हुए और एक मिनिस्टर के रूप में पाते हुए आप लोगों को, आप भाइयों को ये लगता होगा कि बाबूजी ने ये नहीं किया, बाबूजी ये कर देते, देखो सबको तो इतने ऐश रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ इस तरह की जरूर फीलिंग हुई होगी। तो बाबूजी उस वक्त आप लोगों को किस तरह से समझाते थे, क्योंकि वो तो संघर्षों से भरी उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी तो बहुत ही मुसीबतों से गुजरी थी, तो वो अपने बच्चों को भी वो आसाइश, वो सुख, समृद्धि और वो नहीं देना चाहते होंगे। तो किस तरह से समझाते थे वो मैं सुनना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ इस तरह की बातें याद। शबनम जी देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये तो स्वाभाविक था कि भाई हम लोग के बाबूजी जब मिनिस्टर थे और उसके बाद जब गृह मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, तो एक अंदर, मन के अंदर जो हम लोग के अंदर खुशी थी, खुशी का कोई भंडार, मतलब कभी भी हम लोग का खाली नहीं रहा, हम लोग का भरा ही रहा। और हम लोग को हमेशा लगता था, अरे बाप रे बाप, हम तो गृह मंत्री भारत सरकार के बेटे हैं। और लगता ये स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग बच्चे थे ना, छोटे, तो नेचुरली वी यूज्ड टू फील मोर प्राउड। बहुत लगता था नए नए, हम तो गृह मंत्री भारत सरकार के बेटे हैं और फिर प्रधानमंत्री के बेटे हुए। तो लेकिन उस उनके आदर्शों को, उनके विचारों को और उनको आगे बढ़ाने में जो दिक्कत हम लोग को आई, वो शायद शास्त्री जी को भी नहीं आई होगी, मैं आपको बताऊं। मतलब अगर आप देखें, क्योंकि उनके शास्त्री जी की व्यक्तित्व जो बढ़ रहा था, वो उसी तरह बढ़ा, बचपन से लोगों ने सुना, फिर बाद में टॉप पर पहुंचे और आज लोग उनको देखते हैं। बहुत सरल, सादे सीधे, सादगी वाले व्यक्ति, बिल्कुल जिनका एक पूरा जो आपके ये आपके भारतीय अपना संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसको कितना सुरक्षित रखा उन्होंने, कैसे रखा, उनके लिए तो ऐसा ऐसे है। लेकिन उनके पुत्र होने के नाते अब हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है।
अगर हम पहन लेते हैं स्मार्ट सूट और स्मार्टली घूमे तो लोग जरूर कह देते हैं, कमेंट कर देते हैं, भाई शास्त्री जी के बेटे हैं, अब तो ये गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको ये महसूस नहीं होता कि भाई कुछ भी हो, अब हम लोग बाबूजी के आशीर्वाद से बढ़ गए, अब अपने पैरों पर खड़े हैं। आज हमारे अपने आमदनी है, हम आज अपना, उस समय के बाबूजी शास्त्री जी बहुत डिफरेंट थे और अब के शास्त्री लोग के बेटे अलग हैं थोड़ा, लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि हमने बाबूजी के आदर्शों को बहुत प्यार से संजो कर रखा हुआ है। जैसे आपको कहा मैंने, धरोहर, ये धरोहर हमारा मूल मंत्र है, हमारा मूल स्ट्रेंथ है, हमारी पूरी ताकत है। इसी ताकत पर तो हम आज जीवित हैं। अगर आप पूछें आज राजनीति में कितने लोग कैसे हैं, क्या हैं, लेकिन हमारे ऊपर आज ईश्वर की कृपा से, वो ऊपर वाले की कृपा से हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोई लांछन नहीं लगाता कि भाई हमने कोई गलत काम किया। तो ये इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। और ये हम लोग आज भी, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया मुझे याद है 29-30 साल में मैं मंत्री बन गया था, यंगेस्ट मिनिस्टर होता था उस समय उत्तर प्रदेश में। तो तब मुझे होता था, लेकिन तब मैं यंग था तो फेस कर लेता था और सब जगह बात कर लेता था। लेकिन आज जो है, मुझे लगता है कि लड़ाई हमारी अभी भी जारी है। कई जगह बात होती है तो लोग कहते हैं क्या आपका विचार ऐसे है, आपकी बात ऐसी है और शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ये क्यों आप कहते हैं? हमारे अंदर विचार, और हम 100% नहीं हो सकते। मुझे याद है, ये आपको बताऊं, जब मैं मंत्री नहीं, जब मैं 17 साल का था, बाबूजी की डेथ के बाद की बात कर रहा हूँ, जब मैं बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने ले लिया था मुझे, और मैं जाकर उसमें काम कर रहा था। तो बम्बई जब गया तो वहां पत्रकार लोगों ने मुझे आमंत्रित किया बम्बई में कि शास्त्री जी के बेटे आए हैं, तो उनको जरूर हम लोग बुलाएं और अपने प्रेस क्लब में और उससे पूछें। तो प्रेस क्लब में जैसे आपने हमको अपने इस काशी कला कस्तूरी में बुलाया है और लोगों से बात कराया, उस तरह से हमको उसमें लोगों ने, प्रेस वालों ने बुलाया। अब जब बुलाया तब उन्होंने हमसे अपना बात करना शुरू किया। तो बाबूजी के बारे में बहुत कुछ पूछा हमने। उस समय मैं 17 साल का था, तो बहुत कुछ बोला, मैंने जवाब भी दिया, उनको उत्तर दिया, संतुष्ट थे। फिर एक प्रेस वाले जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार थे, उन्होंने मुझसे कहा, पूछा कि सुनील जी ये बताइए, जब प्रधानमंत्री की बेटी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, तो उन्होंने बताया जब प्रधानमंत्री की बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या आप प्रधानमंत्री के बेटे थे तो आप क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बड़ा तेरा सवाल था और सीधा सवाल था। बस सोचने लगा मैं, और 17 साल की उम्र में नेचुरली घबराया नहीं मैं। सुना मैंने बड़े प्यार से, मैंने कहा सुनिए, आप कह रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा, अगर देश की जनता चाहेगी और देश की जनता हमें प्यार देगी और हम लोग को सपोर्ट करेगी, तो जरूर प्रधानमंत्री का जो बेटा है वो बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उन्होंने जवाब सुन लिया, ठीक हुआ। फिर उनका दूसरा सवाल आ गया एकदम, अच्छा आप अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? अब देखिए, घुमा कर पूछ लिया उन्होंने मुझसे। अब 17 साल के युवक से वो पूछ रहे तो वो क्या कहेगा। लेकिन मैंने फिर थोड़ी देर बोला तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मैं जो कहूंगा उसके बाद फिर उत्तर दे दूंगा, दूसरा प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, पर वहां पे आपको समाप्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे आप? मैंने कहा मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि अपने 3 और भाई जो हमारे हैं, हरि जी, हरि भैया, अनिल भैया, अशोक, उनको अपने मंत्रिमंडल में ले लूंगा। अब तो बड़ा भारी
प्रश्न चिन्ह बन गया सबके सामने। अरे इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले काम यही करेंगे कि अपने तीनों भाइयों को मंत्रिमंडल में ले लेंगे। तो जब कहा तो उन्होंने कहा नेचुरली एक सवाल नहीं, फिर सवालों का बौछार हो गई कि नहीं नहीं क्यों करेंगे आप, ऐसा क्यों करेंगे। तो मैंने कहा देखिए हमने आपसे पहले वादा ले लिया था कि आप इस पर सवाल नहीं करेंगे तो आप पूछेंगे नहीं, बस मैं तीनों को अपने मंत्रिमंडल में ले लूंगा। तो 4 लोग हम लोग। तो ये तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी। बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने बोला। तो उसके बाद फिर एक बुजुर्ग पत्रकार उठे, उन्होंने कहा चलिए आप मेरी उम्र को ध्यान में रख के मेरे को तो जवाब दे देंगे एक जवाब कि ऐसा क्यों करेंगे आप। तो मेरे लिए था कि भाई जवाब दे ही देना चाहिए, इतने बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो सवाल कर रहे हैं तो क्यों सर मैं आपके सवाल जवाब समझ गई। हाँ तो मैं आपके जवाब समझ गई सर। आप हाँ तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए से ले लूंगा क्योंकि मेरे अंदर सब गुण शास्त्री जी के नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के गुण मेरे अंदर सब नहीं है बाबूजी के, लेकिन 1/4 तो मेरे अंदर है और 1/4 मेरे बड़े भैया के अंदर है, 1/4 अनिल भैया के अंदर है, 1/4 अशोक के अंदर है। तो हम चारों जो मिल जाएंगे तो देश को एक और लाल बहादुर शास्त्री मिल जाएगा। तो वो हाँ मुझे याद है कि वो बहुत खुश हुआ बुजुर्ग हमारे पत्रकार आके, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे और बहुत प्यार से कहा। तो बता गया था जवाब मेरा, तो मैंने ऐसे बता दिया। तो आज ये सच्चाई है कि अब तो हम लोग 2 ही रह गए, लेकिन फिर भी बाबूजी के जितने आदर्श थे, उनके गुण थे, उनको लेकर बढ़ चलने की हम लोग पूरी जी सर, स्मृतियां इंसान को बहुत अच्छी भी होती हैं स्मृतियां, और अच्छे होते हुए भी तकलीफ देती हैं स्मृतियां। याददाश्त जो है वाकई में जो मेमोरी होती है, तो जो चीजें हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। ये बहुत तकलीफ भी होती है कि क्या दौर से किस दौर से हम लोग गुजरे, क्या इतना गोल्डन पीरियड था भाइयों के साथ, पिताजी के साथ। वाकई में उस पीरियड को याद करके तो भावुक कोई भी हो जाएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने वक्त गुजारा, और सर मैं थोड़ा सा मैं आपका भी मूड थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इमोशनल, थोड़ा या बल्कि बहुत इमोशनल आप हो गए, और मुझे मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ, आपको कुछ समझा पाऊँ। मैं कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे कहने। लेकिन सर मैं थोड़ा मूड डाइवर्ट आपका करना चाहूंगी। मैं कुछ महेंद्र मोदी सर है जो विविध भारती के एक्स चैनल हेड रहे हैं, उन्होंने एक सवाल किया है। मैं अपने सवाल को छोड़कर पहले अपने व्यूवर्स के कुछ सवाल ले लूं। उन्होंने ये कहा है कि आपकी माँ यानी ललिता शास्त्री जी भजन भी लिखती थी। मैं बहुत सीक्वेंस से चल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसको लेती चलूं। जी, कि भजन भी लिखती थी, तो आपको कुछ भजन याद है या किस तरह से आप लिखती थी, क्या है कुछ उसके बारे में आप बताइए। अम्मा अम्मा बहुत सरल हिंदी में भाषा में भजन लिखती थी और अपना ज्यादातर उनका लोकगीत होता था। जैसे मतलब अपना मिर्जापुरी भाषा जो उनकी थी उसी में भाषा में लिखती थी और प्रयास उनका ही रहता था कि हम उसको सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुनाएं। तो मुझे ये याद है कि अम्मा की किताब पुस्तक जो आई वो अर्चना आई, अर्चना नाम से, और अच्छी किताब बनी। दो भाग बने, 1 और 2 भाग। और उसमें अम्मा के भजनों को सी रामचंद्रन एक म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उस समय, तो उन्होंने उसके संगीत दिया और 2 भजन मोहम्मद रफी साहब ने गाए और 2 भजन लता मंगेशकर जी ने गाए। तो मतलब आपको, और वो रेडियो सिलोन उस समय होता था जो आपका
सिलोन का रेडियो सिलोन होता था, उससे भजन काफी रिलीज अम्मा के हुए, आपके सुनाए थे। और दिन सुबह से लेके शाम तक भजन बजता ही था अम्मा का। तो इस तरह से था और उनका बड़ा प्यार था। तो मुझे जब मैं मंत्री बना उत्तर प्रदेश में, तो मेरे मन में भी आया कि अम्मा के कुछ भजनों को मैं भी थोड़ा संगीत और भजन लिखने उखने में इंटरेस्टेड होता था। तो मैंने कहा कि भाई अम्मा 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 से मैंने कहा, पूछा अम्मा से कि अम्मा आप का भजन को मैं थोड़ा संगीत देकर कुछ भजन बनाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ करो करो, आशीर्वाद दिया। तब मैंने उनके कुछ 2 भजनों को लेकर उनका संगीत भी दिया और मैंने उनका भी सीडी निकाला। और मुझे एक याद है, एक भजन तो बड़ा उनका सिंपल सा था, इस तरह था, लेला तुलसी कमाल माला जपले राम राम। मुझे याद है उसकी ट्यून मैंने बनाई थी, लेला तुलसी कमाला जपले राम राम, जपले राम राम, जपले राम राम। भाई बंधु तेरे साथ न जाइए, जाना होई अकेला। भाई बंधु तेरे साथ न जाइए, जाना होई अकेला। जपले राम राम, जपले राम राम, जपले राम राम। तो उस समय बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया। तो आज अम्मा के याद भी हम लोग के बीच में ऐसी है। आज हमारी पत्नी मीरा बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा उनको संगीत से रुचि है। हमारे बड़े भाई अनिल भैया बहुत अच्छा गाते हैं, उनको हम लोग किशोर कुमार की तरह देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूडलिंग करते हैं, उसी तरह गाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लोग बैठते हैं सब लोग एक साथ परिवार, तो ऐसा गाना होता है और अम्मा के भजन भी आ जाते हैं, अब करते हैं। तो ये अपना एक शौक है मेरा, एक ना तो मैं करता था। तो आज रामनगर के लोगों को खास तौर से मैं कहूँगा कि आपका ही बीच का एक मैं सदस्य हूँ। और मैं आज एक संगीतकार भी बना। उस समय तो लोगों ने काफी लिखा था कि मंत्री रहेंगे कि संगीतकार बन जाएंगे, संगीतकार बन जाएंगे, बड़ा आया उस समय अखबारों में। तो मैंने कहा नहीं, वो तो एक मेरे हॉबी थी, एक शौक था, तो उस शौक को मैंने थोड़ा सा अपने किया। सर, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप मतलब जितने अच्छे आपने बताया कि एक 28-29 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट आप मिनिस्टर थे, और यानी कि राजनीति में भी आपका उतना ही दखल था जितना दखल, और उसमें भी और म्यूजिक में भी आपको इतना शौक था, यानी माँ से आपकी वो चीजें, अम्मा से वो चीजें आप में आई वाकई। और मुझे भी बहुत खुशी है कि जिस काशी कला कस्तूरी के प्रोग्राम में आप यहाँ पे हैं, उसकी पहचान भी बहुत ही बनारस की, उनको शान बनारस कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो बनारस के मस्तक पर कोहिनूर बनकर चमक रही हैं, सुविदुषी सुचरिता गुप्ता जी। तो मुझे खुशी है कि इसकी पैटर्न भी संगीत की ही है और इस तरह से बहुत ही रिनाउंड है वो। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं ये उनसे ये कहूंगी कि अम्मा के कुछ भजन को वो अपना स्वर दे, अपना सुर दे, अपना अंदाज दे। मैं जरूर उनसे कहूंगी, और वो किताब भी मैं दस्तयाब करूंगी अम्मा की, जो आपने पब्लिश कराई है। अच्छा सर, अच्छा ये तो भजन हम लोगों को भी, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि भजन हम लोगों को भी गाना चाहिए। और आपका भजन देखकर उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था, वो तो महेंद्र मोदी सर ने अभी ये बात मुझे पता चली कि अम्मा इतना अच्छा भजन लिखती थी, और मोहम्मद रफी जी ने गाया और लोगों ने भी गाया। मतलब कितना पैमाने का वो भजन होगा, ये भी बात है। तो इतनी वो शौकीन थी। और अम्मा की अगर बात करते हैं सर, तो यकीनन जो है वो बाबूजी के आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चली, और उतनी ही वो ये आप कह दीजिए कि उतना ही उनमें भी वही देश प्रेम, वही जज्बा, वही ईमानदारी, वही ऑनेस्टी, सारी चीजें उनमें थी। तो जैसे सर एक एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आप उस पर बताइएगा कि ये कहाँ तक क्या बात सही है। कि शायद जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक कार खरीदी, तो उस कार की ईएमआई
आप अपने तनख्वाह से देते थे जबकि आप प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और जब आपकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री के कोष से इसका ईएमआई भरा जाएगा। तो पता चला तो अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं अपने पेंशन से इसकी ईएमआई भरूंगी और मुझे जरूरत नहीं है। और सोचिए, एक प्रधानमंत्री और वो ईएमआई भर रहा हो, मतलब जो खुद कार पूरी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने, मतलब ये तो जैसे लगता है कि वो किस दुनिया के बाशिंदे थे, किस, जहां पे सिर्फ ईमानदारी का ही पूरा मुजस्समा वो बनकर भगवान ने उनको उतारा था। तो ये वाली आप बात बताइए कि ये कहाँ तक है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था। आप शबनम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मा से प्रधानमंत्री ने कहा था, इंदिरा जी ने, कि हम सरकार इसको दे देगी, 5,000 का कर्जा बाकी रह गया था तो उसको दे देंगे और कोई चिंता ना करें। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और चीज हुई थी जो आपको लोगों को नहीं मालूम है। पूरे देश में लोगों को पता जब चला होगा, चला जैसे भी चला, उनको अखबार में पढ़ा सुना, तो लोगों ने मनी ऑर्डर से, किसी ने 200, किसी ने 100 रुपए, इस तरह करके बहुत अम्मा के पास धनराशि भेजी और सबको अम्मा ने धन्यवाद देकर, अपने अपने हाथ से पत्र लिखकर उनको सबको धन्यवाद करके उसको वापस किया। ये देखिए देश प्रेम था उस समय, देश के लोगों के अंदर बाबूजी के प्रति कितना प्रेम था। और उस समय वो किया, पर लेकिन अम्मा ने कहा कि शास्त्री जी का कर्जा है, इसलिए ये दायित्व मेरा बन जाता है, ये मेरा फर्ज बन जाता है कि उसका कर्जे को मैं ही उतारूं। तो वरना हरि भैया की तनख्वाह से उन्होंने लिया। जब मैं बैंक में भी आ गया था तो मेरे बैंक की भी तनख्वाह थी, मिलती थी, उससे भी नहीं लिया। उन्होंने अपने ही पेंशन, जो उनको उस समय 1,000 रुपए प्रति माह मिलता था, बस 1,000, प्रधानमंत्री की पत्नी को 1,000 पेंशन दिया गया था और वो अपने ही उस पैसे से कर्जे धीरे धीरे 100 रुपए करके, 200 रुपए करके उसको चुकता किया। तो आपकी बिल्कुल सही बात है। और बड़ा ही, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो किसी माने में अपनी माँ को बाबूजी से कम नहीं समझता। शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो था, शास्त्री जी के जो चरित्र था, शास्त्री जी जो बड़े इतने बड़े महान व्यक्ति बने, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारे पूजनीय माँ ललिता शास्त्री जी का था। तो मैं उनको कम नहीं मानता और मैं आज दोनों को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद मेरे साथ हर क्षण हर पल बनाए। कि ये कोई कम बात नहीं है कि आप ऐसे महान व्यक्तित्व सिर्फ फादर, पिता की ही तरफ से नहीं, माँ की ही तरफ, माँ की भी तरफ से आप उतने ही दोनों, मुझे ये लगता है कि लोग औलाद को बोलते हैं कि अपने पिता के प्रतिबिंब हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे और दोनों जैसे जो चीजें मुझे लगता है कि जो चीजें उनमें थी वही चीजें इनमें भी थी। ये इस तरह से, और तभी शास्त्री जी आगे बढ़ पाए और बहुत सी चीजें कर पाए। और जबकि मुझे ये लगता है कि जब शास्त्री जी की जब डेथ होती है तो उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी और घर की एक कच्ची गृहस्थी रही होगी अगर आप लोग छोटे होंगे तो उस वक्त की बात कुछ बताइए अगर कुछ याद हो आपको, कि जब प्रधानमंत्री काल में रहते, जब आपके। हाँ देखिए उस समय मुझे याद है कि ये ज्यादातर ऐसे ही होता है कि प्रधानमंत्री का जो भोजन वगैरह सब बनता है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन होता था, GHO, तो वही बनाते थे, सब करते थे। लेकिन बाबूजी ने कहा कि भाई हम तो अपने घर का भोजन करेंगे। हमारे अम्मा ने भी कहा भाई घर का ही भोजन बना के हम सब बच्चों को देंगे। तो हम लोग अपना खाते थे घर का ही खाना। तो याद है मुझे कि हम लोग कभी कभी, आपको जैसे मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा अग्रसर हो जाता था, आगे बढ़ता था, तो मैंने अपने चीजों में बढ़ने में मैं बाबूजी कहा, बाबूजी एक बार हम लोग को सबको प्रधानमंत्री भवन का तो भोजन करवा दीजिए। वो थाली उली जो होती है, थाली वगैरह होती है जो उसमें शेर बना होता है, तो उसमें अगर आप
आप कर दें तो कितना अच्छा रहेगा, कर दें आप तो बड़ा अच्छा होगा। तो बाबूजी ने कहा भाई बच्चों का बड़ा शौक है, मन है, तो चलो। उन्होंने एक दिन रात में खाना हम लोगों का भोजन सबसे करवाया। तो मुझे याद है कि हम लोग लेकिन उस भोजन का भी भुगतान बाबूजी ने अपनी तनख्वाह से करवाया कि भाई इसका जो पैसा है सरकारी पैसा नहीं कि हम देंगे, भोजन हमने वहां करा दिया लेकिन उसका पैसा उन्होंने भुगतान उन्होंने किया। तो बहुत बड़कपन था बाबूजी के, तो बहुत बड़े आदमी थे, महान व्यक्ति थे। मैं तो हमारे पिता थे तो ग्रेट फादर थे, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ा अलग बात है। और हम लोग को तो नेचुरली बहुत गर्व होता है। आज भी हम समझते हैं कि इतना बड़ी हमारे लिए छोड़ गए हैं। वसीयत में कुछ नहीं है, कहीं कुछ एक नया पैसा नहीं है, लेकिन वसीयत में जो छोड़ गए हैं वो इतना बड़ी वसीयत है। आज जो देश प्रेम लोगों का हम लोगों को मिलता है, वो आज कहीं भी जाता हूं मैं, हर मीटिंग में मैं यही कहता हूं कि सुनील शास्त्री का स्वागत नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री के बेटे का स्वागत है। और मैं आज भी वही मानता हूँ कि आज मैं जहां भी जाता हूँ तो आज लाल बहादुर शास्त्री के बेटे के रूप में मुझे मेरा स्वागत होता है, ना कि सुनील शास्त्री के रूप नहीं सर, इंसान की कमाई वही होती है कि इंसान के जाने के बाद पूरे लोग उनको याद करें, और हर साल याद कर रहे हैं और उतने ही प्यार से याद कर रहे हैं। कोई कोरम पूरा नहीं हो रहा है कहीं भी, लोग उतने ही प्यार से, उतने ही आदर के साथ कि नहीं लाल बहादुर शास्त्री कोई प्रधानमंत्री थे, इस तरह की चीजें। और वो इज्जत कमाना, वो शोहरत कमाना, दौलत तो सब कमाते हैं लेकिन वो इज्जत कोई कमा ले ये जरूरी नहीं है, सबके नसीब में नहीं है। और जिस तरह की इज्जत लाल बहादुर शास्त्री जी के नसीब में थी वो सबके बूते नहीं है। तो सर वाकई में देखिए उनके ऑनेस्टी की, जैसे मुझे एक और बात याद आ रही कि मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुना करती थी कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनकर जब रामनगर में आए मिलने के लिए, तो रामनगर की जनता बहुत खुश कि भाई हमारे बीच का इंसान जिसका इस मोहल्ले में घर है, हम लोग सारे पड़ोसी हैं और वो प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। तो जब आने के बाद तो लोगों ने कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो ये पीपे का पुल है, कि रामनगर वासी बहुत परेशान होते हैं और वो बहुत लंबा 20-25 किलोमीटर का रन करके अगर लंका आना है तो आना पड़ता है। स्टीमर जब चलना भी बंद हो जाती है, जब बाढ़ आ जाती है तो स्टीमर और कश्ती से बहुत मुश्किल होता है, कीचड़ है, ये वो बहुत सी चीजें होती हैं। तो आप पक्का पुल बनवा देते तो हम लोगों को सबको आराम मिल जाता। अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, अब तो आप कुछ भी ऑर्डर करिएगा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जैसा कि मैं रामनगर के बड़े बुजुर्गों से मैं सुनती आई हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री अभी मैं बना हूँ और मैं बनवा दूंगा रामनगर का पुल, तो लोग यही कहेंगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री बने पहले अपने ही घर को सजाने लगे। तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ये पूरा देश, पूरा राष्ट्र मेरा है। तो इस तरह से सोचिए अब जाके पक्का पुल बनाए सर, बहुत परेशान। मतलब उन्होंने कहा नहीं, मैं जैसी एक फीलिंग नहीं होती है। अब तो यही होता है कि कोई कहीं है, किसी ओहदे पर पहुंचा, पहले घर को हम सुख और समृद्धि का आशियाना बनाएंगे, उसके बाद हम कहीं बाहर देखेंगे। तो उन्होंने पहले बाहर को देखा और कहा नहीं, लोग कहेंगे कि अरे शास्त्री जी तो पहले अपने ही घर को बनाने लग गए, सजाने लग गए, अपने ही जगह पे काम करने लग गए। तो इस तरह की फीलिंग के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वाकई में वो हैट्स ऑफ। मतलब जितना उस इंसान के लिए कहा जाए सब कम है, सब शब्द कम पड़ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आज बाबूजी की भावना थी, बाबूजी की फीलिंग थी, और फीलिंग इसलिए थी देखिए कि उन्होंने बड़ी सही बात को, अपने रामनगर को उन्होंने नीचे नहीं दिखाया। उन्होंने कहा रामनगर मेरा घर है, और अगर मैं यहाँ करूंगा तो सब यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री का आवास निवास है, उनका घर है, तो यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके बड़े बड़प्पन को दिखाया कि कितने बड़ा है रामनगर, कि आज वो उसने कहा देश की सेवा पहले करो फिर हमारा। तो ये लोगों का बुजुर्ग जो आज बुजुर्ग कहते हैं वो बहुत ये है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आप बताइए कि कितनी देर और बात करेंगी, क्योंकि आप सब बातें अगर मुझसे आज ही सुन लेंगी तो फिर मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे आप।
और मैं चाहता हूँ नहीं कला सर, कस्तूरी, मैं चाहता हूँ कि काशी कला कस्तूरी में मैं आता रहूं, में आता रहूं और आप लोगों से बातचीत करता रहूं और लोगों की बात भी सुनो, लोगों का सवाल पूछो। के पास पूछने को बहुत है, लेकिन मैं लोगों के सवाल पे आऊंगी सर, क्योंकि लोगों ने वो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैसेजेस। और दूसरी बात सर, जो आप बोल रहे हैं, मैं उन उन पन्नों को पलटना चाहती हूँ जो किताबों में नहीं है, जो आपकी स्मृतियों में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके घरेलू चीजों में जो चीजें हैं, जो याद में कि अच्छा ऐसा होता था, वैसा होता था, बाबूजी ये कहते थे, वो सब हम लोगों को कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। और आपसे अगर सुन लिया तो हम लोगों की स्मृति में रहेगी, और नहीं अगर नहीं सुन पाए तो वो आपके साथ खत्म भी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग सारी चीजों को सेफ आर्काइव में रखना चाहते हैं, अपने सारी चीजों को हम लोग आर्काइव में रखना चाहते हैं। देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन ये मुझे भी मालूम था, और बार बार लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी सन 65 में जब खाद्यान्न का जब खाद्य का अकाल पड़ता है, उस वक्त उन्होंने ये पूरे हिंदुस्तान से कहा, बच्चों बच्चों से कहा, ये उनका संदेश था कि एक दिन का आप लोग व्रत रखिए क्योंकि खाद्य संकट आ चुका है। तो आप सोचिए, मैं ये सोचती हूँ सर कि आज जो है मीडिया है, टेलीविजन है, और ये सोशल साइट्स हैं सारे, बहुत से है कि एक चीज अगर कहीं दिल्ली से आवाज उठेगी तो पूरे हिंदुस्तान में फौरन पहुंच जाएगी। उस वक्त ना सोशल साइट्स थे, ना कोई ऐसा मीडिया का बहुत ज्यादा कुछ था, अखबार भी हर घरों में नहीं आ पाते थे, रेडियो भी हर घरों में नहीं थे। और फिर भी ये ताज्जुब है कि लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली से बोलते थे तो हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चों तक उनकी आवाज पहुंचती थी। ये बहुत अहम बात है, और ये आसान बात नहीं है कि बिना किसी मीडिया के कानों कान और एक मुंह से दूसरे मुंह चौथे मुंह पहुंच जाती थी आवाज। और अभी देखिए ये प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी ने भी कहा, महेंद्र मोदी जी ने कहा कि महेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि मैंने तभी से व्रत रखना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने कहा तो उसके बाद मेरे व्रत रखने के हर सोमवार को उन्होंने कहा कि हर मंडे को शायद व्रत का था कि हर मंडे को जो है व्रत ये उपवास रखा जाएगा ताकि खाद्यान्न संकट से हम लोग उभर सके। तो सोचे क्या उनकी सोच थी कि इतना बड़ा देश अगर ये हर हफ्ते एक दिन नहीं खाएगा तो खाद्य संकट से हम लोग उभर पाएंगे। और प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी भी लिखती हैं कि हाँ मैं भी उसमें उपवास रहती थी। तो इस तरह से कि कह रही थी कि बच्चे एक दिन मेरी बात हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि बच्चे उपवास रखते थे, और वो बातें कहाँ जंगलों तक पहुंच जाती थी, गली कूचे मोहल्ले और शहरों को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह से चीजें उनकी पहुंचती थी, और बिना कोई सोशल साइट्स के, बिना कोई टेलीविजन के, बिना अखबार के, बिना चीजों के। तो ये सब चीजें थी, ये नहीं कि जिसके घर अखबार आ रहा वही पढ़ के चुप हो गया, सारी चीजें फैलती थी। ये बहुत बड़ी चीज थी उनकी। आप जो कह रहे हैं इसका कारण क्या था कि बाबूजी के अंदर जो सरलता सादगी थी वो तो था ही, विशेषता थी उनके व्यक्तित्व की, लेकिन उसके साथ अपनत्व की जो भावना थी वो बहुत बड़ी बात थी। अपनापन हर व्यक्ति को लगता था। जो किसान जब आते थे बाबूजी को याद है प्रधानमंत्री आवास में, और लॉन में जब बाबूजी मिलते थे तो किसान जब आते थे तो किसान चिपक जाता था बाबूजी से, गले मिल लेता था, और अपने अगर जो लटकाया हुआ आ रहा है अंगोछा शास्त्री जी के ऊपर लटका देता था, लगा देता था। तो इतना ज्यादा अपनत्व, जिसको कहते हैं ना कि आप बिल्कुल वन सोल वन माइंड, ऐसा उनका उस तरह से लोग उनके मानते थे। और यही कारण है जो शास्त्री जी ने अपने देश के लोगों का विश्वास जीता था, जिसको हम विश्वसनीयता कहते हैं, जो जीता था वो इतना ज्यादा जीता था कि आज देश के लोग आज भी बहुत से लोग ऑल ओवर इंडिया, यहाँ से दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ या बनारस की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात है, दिल्ली ऑल ओवर इंडिया। आज केरला जाता हूँ तो केरल में भी लोग कहते हैं मुझसे, तमिलनाडु जाता हूँ तमिलनाडु में भी कहते हैं लोग कि आज भी वो सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। और कई लोगों ने तो उसका नाम शास्त्री व्रत रख दिया है, शास्त्री व्रत कर दिया है। जी हाँ, और इतना ज्यादा
और मुझे याद है कि लेकिन इसके पीछे हम लोगों को भी एक सैक्रिफाइस करना पड़ा था। मैं आपको बताऊंगा, पूरे परिवार को। शास्त्री जी जब अपील करने जा रहे थे देश को, उससे पहले उन्होंने बाबूजी ने कहा कि भाई हम लोग पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करेगा और आज हम कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने फिर सबको बैठाया। तो मैं तो नेचुरली जाकर उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता था हमेशा। मैं उनके पास बैठ गया। तो बात करते करते शास्त्री जी ने कहा कि भाई हम लोगों को अनाज की कमी है, तो उसमें देखना है और थोड़ा सा हम चाहते हैं कुछ अपील करें देश को, लोगों से कुछ कहें। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि पूरा परिवार हमारा यहाँ पर एक हफ्ते तक 1 वीक 7 दिन भोजन नहीं करेगा रात्रि के समय। और तो हम लोगों ने कहा कि बाबूजी क्यों ऐसा क्यों ना। और सुनील, तुमसे मैं ये कहूंगा, हमेशा बाबूजी कहते थे, सुनील तुमसे ये कहूंगा, तुम्हारे मित्र बहुत हैं, तुम दोस्तों के यहाँ जाके खा लोगे, अगर यहाँ नहीं खाओगे तो ऐसा मत करना, कहीं नहीं जाना। 1 हफ्ते तक बिल्कुल भूखे रहना है और सिर्फ फल उल खाना हो तो खा लो, लेकिन बस कुछ और नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बाबूजी की बात थी। और हम लोगों ने, सारे परिवार ने 1 हफ्ते तक शास्त्री जी के परिवार में चूल्हा नहीं जला। बच्चे लोग को दूध गर्म करके दे दिया जाता था और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको फल उल दे देते थे। और हम सब लोगों को वंचित कर दिया था, हम लोग कोई नहीं ले सकते थे, कुछ नहीं खा सकते थे। तो हरी भैया हम सब लोग बिल्कुल भूखे रहे। और 1 हफ्ता पूरा जब हुआ, तब बाबूजी ने फिर हम लोगों को एक साथ बुलाया, कहा अब हम देश के लोगों से बात करेंगे। तब उन्होंने कहा, मुझे याद है, उन्होंने हमने कहा कि देखो हमारा परिवार तुम चारों बेटों तक और बेटियों तक नहीं है, हमारा पूरा देश, हमारा विशाल परिवार है। अब मैं विशाल परिवार से अपने उनसे ये मांग करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक दिन का भोजन छोड़ें। और उन्होंने तब अपील किया रेडियो पर, उस समय रेडियो टेलीविजन नहीं था, उस समय रेडियो था, तो रेडियो पर ही शास्त्री जी ने अपील किया और पूरी आवाज उनकी गूंजी देश भर में। और कैसे पहुंची ये मैं नहीं जानता, कैसे पहुंची सब जगह ये नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत सारी चीजें पहुंच गई और सब लोगों ने बाबूजी की बात को माना। और एक छोटे से छोटा ढाबा, जिसको हम लोग आज कहते हैं ना, ढाबा कहते हैं, उस समय तो छोटी दुकान कही जाती थी, जो अपने उनका भोजन भी उसी दुकान को चलाने से होता था, उन लोगों ने भी बंद कर दिया, अपने यहाँ नहीं बनाया, अंगीठी नहीं जली उनके यहाँ भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस पर बात हुआ था। अब ये समझिए कितनी बड़ी बात शास्त्री जी की एक बात उनकी निकली, तो वो अपनापन जो उनका था, जो आया, वो एक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और मैं मानता हूँ कि आज लोग आज दुनिया के कोने कोने में, अपने देश के कोने कोने में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर शास्त्री व्रत है और नहीं खाते सोमवार को। तो हम लोग कोशिश इस बात की करते हैं कि उस दिन अनाज ना खाएं, हम लोग नॉन सीरियल खाएं, आलू काल लें उबाल के। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सोमवार को ऐसा करें, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना हम लोग करना चाहिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ पूरा देश करता है, आज भी मानता है। तो ये विश्वसनीयता जो शास्त्री जी के प्रति देश के लोगों के अंदर भरी थी, वो शायद बहुत मुश्किल है आज के टाइम में होना। एक्चुअली सर ये होता था कि शास्त्री जी से लोगों में जो एक अपनेपन का एहसास होता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमारे देश को चला रहे हैं, वो हमारे देश को बचा रहे हैं और उसको जो है मतलब सृजन के कामों में, सृजन के चीजों में, देश निर्माण में वो लग रहे हैं और हमको देश निर्माण के आवाहन के लिए आवाहन कर रहे हैं वहां से। और जिस तरह से वो आवाहन होगा, हम सारे लोग एक साथ उनके साथ होंगे, क्योंकि उनका एक अपनापन था, अपनायत थी लोगों में। और वैसे भी सर, जैसा कि सर ने आपने कहा कि सबसे पहले उन्होंने घर से शुरू किया, कि पहले आप लोग, और सर आप तो ज्यादा मुझे लगता है कि चंचल उस वक्त थे और उससे आपके दोस्त, इसके आप उस जमाने में भी आप ज्यादा सोशल थे। तब शास्त्री जी ने कहा कि आप
अपने दोस्तों में जाके खा नहीं लेना। तो आप ज्यादा सोशल थे इसके मतलब, और उनको मालूम था कि हो सकता है कि आप खा ले। तो इस तरह की चीजें कि मतलब, और ये मना भी करना कि देखो अपने दोस्तों के भी नहीं खाना, ये नहीं कि नहीं बना होगा, मतलब दूर तक उनकी निगाह रहना, दूर तक निगाह। तो यही वजह है कि सिर्फ आप लोग ही उनके बेटे नहीं थे, उनके बेटे हिंदुस्तान के सारे युवा थे, और जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, वो सब उनके भाई थे, सब उनके साथी थे, सब उनके दोस्त थे। इसीलिए वो कैसे अपने को एक मखमली बिस्तर पे अपने के लिए कैसे मखमली बिस्तर लगा सकते थे, कैसे महल बना सकते थे, कैसे अपने घर को रिनोवेट करवा सकते थे, क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर, मजबूर, बेवा, बेकस सब उनके अपने थे। तो उनके तरफ जब देखते थे तो आप बिलक जाते थे और बेचैन हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात सर, उन्होंने मितव्ययिता की बात की, कम खर्च करने की बात की, कि नहीं ये आज जो है कि भाई हमारे पास एक कपड़े हैं तो 10 होने चाहिए, ये चीज एक है तो उसके साथ 2-4 और भी होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कम खर्च करने पर जोर दिया, क्योंकि आप संघर्षों से जिए थे। आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, आप संघर्षों से आप बले हैं, गरीबी में जिए हैं, पले बढ़े हैं, और जब भगवान ने उनको दिया सब कुछ, फिर भी उन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया। बिल्कुल, जो अपनी मेहनत से जो पा सके उस पे किया। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज मैं समझता हूँ कि शबनम जी यहीं समाप्त किया जाए, अगर आप इजाजत दें, कि कल बाबूजी के बहुत कार्यक्रम होंगे तो हमको जाते रहना पड़ेगा। जी जी सर, थोड़ा सर हम लोगों का दिल तो बिल्कुल नहीं भरा है, बस कुछ टाइम अगर और आप दे सके तो हम लोग कुछ और बातें कर लें, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप काशी कला कस्तूरी पे हमेशा आप आते रहें, हमेशा हम लोगों को संदेश देते रहें, युवाओं को संदेश देते रहें। तो 10 मिनट में वाइंड अप करिए, 10 मिनट में, 10 मिनट समय और देता हूँ मैं, आप बात करें, जरूर करें। जी जी बिल्कुल 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 सर, आपने पहले ही कह दिया कि अभी पूरा नहीं बुलवा लो, नहीं तो अगले बार क्या नहीं आना है। नहीं सर, आपको आना है और आपको हमेशा हम लोगों को संदेश देना है। आपसे एनर्जी एक आ रही है, और मैं अपने काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को ये बात मैं बताना चाहूंगी कि सर से को मैंने कहा कि सर मैं आपको लिंक भेज रही हूँ। देखिए, एक कर्मठता की बात जो हमेशा मुझे लगता है कि शास्त्री जी भी आप पर फख्र करते होंगे, उनको भी लगता होगा कि नहीं ये बेटा मेरा कुछ दूसरे अंदाज का है। और आज भी वो जो जूझने वाली प्रवृत्ति है, जो एक संघर्ष करने वाली है कि कोई चीज हैंड्सअप नहीं कर देना कि नहीं ये चीज मुझे नहीं आ रही, ये मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज हैंड्सअप ना करने वाली वो आदत आप में, आपके बाबूजी से आप में आई है। ये आज मैंने देखा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने सर को लिंक भेजा कि सर ये लिंक है और आपको इस पे ऐसे ऐसे आना होगा और ये क्रोम पे ओपन होगा, तो फिर मैंने सोचा कि सर ओल्ड एज में है, इनको समझ में आएगी कि नहीं चीजें, ऐसा करते। हमने कहा कि सर अगर भैया वगैरह कोई घर में हो तो मैं उनको समझा दूं। इन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे समझाओ, मैं करूंगा। तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, फिर सर को मैंने समझा दिया और सर उस पर लाइव हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब लाइव हो गए, मतलब लाइव होने के एक इससे पहले तक हुए, स्टूडियो में आए, तो फिर मैंने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, इसमें डीएनडी कर दीजिएगा और रोटेशन मोड पे कर दीजिएगा। इन्होंने कहा कि कहाँ इस पे, तो कहाँ पे होता है, तो हमने कहा सर आपको शायद नहीं मिल पाए, आप ऐसा कीजिए भैया वगैरह कोई तो घर में होंगे ना, आप उनसे, मैं उनको बता दूंगी और वो फौरन कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताओ, मैं करूंगा। और फिर उन्होंने, सर ने डीएनडी भी किया, रोटेशन मोड पे किया और लिंक से वो लाइव भी हो गए, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जूझने वाली कि नहीं कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा। तो सर वाकई में जो जो ये प्रवृत्ति है वो वहीं से वो आपको हेरिडिटी में मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीजें आपको आपने, आप में इस तरह की चीजें हैं। ये नहीं कि भाई घर में बच्चे हैं चलो वो लोग कर लेंगे, अक्सर लोग दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं इस उम्र में, लेकिन आप में जो ये चीजें हैं बहुत मुझे अहम लगी। अच्छा सर, एक चीज एक और कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ मैं शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि आपने तो अपने दादी को भी देखा, तो दादी आपकी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो एक न सिर्फ एक अच्छे पिता थे बल्कि अच्छे पुत्र भी थे और अच्छे पति भी थे,
तो पिता के रूप में तो आपने बहुत कुछ हम लोगों को बताया कि इतना टाइम देते थे फिर भी, वरना कोई इतना व्यस्त हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने परिवार को भी टाइम दे पाए, लेकिन परिवार को भी नेग्लेक्ट नहीं किया। भले ही उनको सुख समृद्धि का साधन नहीं दिया, लेकिन अपना जो एक वात्सल्य था, जो एक प्रेम था बच्चों के लिए, वो अपना पूरा देते थे आप लोगों को। अच्छा, लेकिन माँ ने, आपके दादी ने कुछ उनके बचपन की कोई ऐसी चीजें, क्योंकि वो इंसान जो जूझते हुए, अब पता नहीं मुझे, मैंने जैसा मैं सुनती आई हूँ कि वो दरिया पार करके जाते थे पढ़ने के लिए, रामनगर से गंगा पार करके, तो यानी जो जूझने वाली प्रवृत्ति थी, जो मेहनत कश थे, वो जो संघर्ष में जो जी रहे थे, तो दादी ने आपके कभी ऐसा उनका कोई संस्मरण, कोई ऐसी बातें कभी आप लोगों को बताई होगी कि देखो तुम्हारे बाबूजी ऐसे थे, पहले ये थे, ऐसा करते थे, कुछ इस तरह की चीजें? ये आपने बहुत सही कहा, माँ तो माँ होती है। देखिए, माँ तो माँ है। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं है आपके साथ तो आपके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। मैं तो ये कहूँगा नामुमकिन है। आज युवा पीढ़ियों को ये कहूँगा कि भैया अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। कुछ भी तुम्हारे पास स्कीम क्यों ना आ जाए, बड़ी सी बड़ी स्कीम आ जाए सरकार की कि उसके माध्यम से आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने जो आपका मनी जनरेशन है वो आपका हो सकता है। लेकिन अगर माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं है आपके साथ तो आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। मेरा ये कहना है, ये अपील करूंगा मैं अपने युवा साथियों से। मैं तो अपनी युवा नहीं हूँ, मैं तो बुजुर्ग हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भावना है मेरे अंदर अभी वही युवाओं वाली है। आज भी मैं अम्मा और बाबूजी के चित्रों के सामने हर दिन, हर सुबह, हर प्रातः नहाने के बाद प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तो ये इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना आपका दिन नहीं चल पाएगा। तो ये मैं चाहूंगा कि सब करें। और बाबूजी का जहां तक प्रश्न है, देखिए बड़ा ये बड़ी कोइंसिडेंस कही आप कि दादी के जब बाबूजी शास्त्री जी हुए तो 9 महीना पेट में बच्चा रहता है। 9 महीने बाद तो 9 महीना दादी हमेशा कहती थी मुझे तकलीफ दिया नन्हे ने। और वही देखिए कोइंसिडेंस हुआ कि बाबूजी के निधन के बाद ताशकंद में दादी उस समय जिंदा थी और दादी को ठीक 9 महीना लगा उनके निधन को। तो उनको जो है भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई तुमको 9 महीना कष्ट पहले शास्त्री जी के आने पर, पैदा होने पर हुआ, तो आज शास्त्री जी के निधन के बाद भी उनको 9 महीना, वो हमेशा कहती थी मुझसे कि बहुत तकलीफ हो रही है, आज नन्हे नहीं है। नन्हे बुलाती थी बाबूजी को बड़े प्यार से, तो नन्हे नहीं है। तो सुनील मुझे मुझे बुलाती थी मोहन कृष्ण, बहुत प्यार से। मेरा घर का नाम रखा था मोहन कृष्ण, मुझे याद है। वो कहती थी मोहन कृष्ण, मुझे बहुत शास्त्री जी की बहुत याद आती, नन्हे की बहुत याद आती है और खरा लगता है। तो मैंने कहा ठीक। मैं जाके बैठता था। तो आप देखिए जब बाबूजी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के बाद जब बाबूजी घर आए तो सबसे गाड़ी से उतरने के बाद हजारों लोग वहां भीड़ थी, लाखों की मतलब हजारों की भीड़ थी, लेकिन बाबूजी वहां रुके नहीं, भीड़ का विवाद नहीं। सबसे पहले अंदर आए और अम्मा हमारी दादी राम दुलारी थी, उनका जो कमरा था जहाँ भोजन हम लोग करते थे वहीं पर एक भगवान के कुछ चित्रों को रखा था, उसी के पास दादी अपना रखती थी बैठने का, बैठती भी थी वहाँ, अपना भोजन भी करती थी, सब करती थी। तो वहीं पर अम्मा दादी के पास गए और उनका पैर छुआ। और पैर छूने के बाद दादी से आशीर्वाद मांगा तो दादी ने यही कहा कि नन्हे तुम अब देश के मुखिया हो गए हो, देश के बड़े बन गए हो, अब प्रधानमंत्री हो गए हो, तो तुम्हारा जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हारे पास समय नहीं भी हो तब भी तुम देश की सेवा करते रहना लगन के साथ, और मैं बहुत खुश रहूंगी, बहुत खुश होंगे अगर तुम्हारा नाम सुनती रहूंगी कि अच्छा कर रहा। तो ये बाबूजी का था। और मुझे याद है कि आज भी मुझे वो घटना याद है कि बाबूजी बस निकलते थे अपने कमरे से और उनके जूते की आवाज
सुनते, टक 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 सुनते थे बाबूजी, सुनते। अम्मा दादी की आवाज आती थी, दादी बोलती थी, नन्हे नन्हे अनन्हे अपना। उनका तो पहले से था, कमरे में घुसना था, वो कमरे में आते थे, अम्मा का दादी का पैर छूते थे और फिर जाते थे। और आज भी मैं वो संस्कार, मैं कहता हूँ कितने हद तक चला मैं तो ये नहीं जानता। बाबूजी और दादी का तो भाई, अम्मा और अम्मा का आशीर्वाद हम लोग को बहुत दिन तक मिल रहा, बहुत दिन तक मिला। और अम्मा की जब मृत्यु हुई तो 83 वर्ष की उनकी आयु थी, तो काफी समय हम लोग रहे साथ। तो हम लोग का भी ये एक अपना कर्तव्य था कि कोशिश करें कि अम्मा के आशीर्वाद लेकर हम लोग निकले। तो वो आशीर्वाद लेते थे। और आज मुझे इस बात का गर्व है, गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे तीनों बेटे विनम्र, वैभव और उद्भव, इन तीनों का नाम मैंने क्यों रखा विनम्र, वैभव, विभोर, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैंने कहा कि जब मुझे हमारी और मीरा की विवाह हुआ 28 मई 1973 को, तो उस समय शास्त्री जी तो जिंदा थे नहीं, शास्त्री जी अलाइव नहीं थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मीरा ने तो शास्त्री जी को देखा ही नहीं, अपने ससुर को नहीं देख पाए। तो मुझे ये लगता है कि उस समय मीरा के ऊपर एक आता होगा दिमाग में कि आज बाबूजी नहीं, हम नहीं देखा, लेकिन आज उनके बेटे जो हमारे होंगे, बच्चे होंगे, वो भी नहीं देख पाएंगे शास्त्री जी को। तो उनको उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या नाम रखेंगे हमारे बच्चों का। तो मैं कहा अभी हाँ होने दो, तो हमारा जब बड़ा हो तो मैं लड़का हो या लड़की फिर देखा जाएगा नाम। लेकिन जब पुत्र मेरा हुआ बड़ा वाला, तो मैंने कहा कि उसका नाम विनम्र रखेंगे। तो मीरा ने पूछा क्यों? हमने कहा कि बाबूजी के गुणों को हम उधार लेंगे। बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री बहुत विनम्र व्यक्ति थे, तो उनकी विनम्रता को उधार लेकर मैंने अपने बड़े बेटे का नाम विनम्र रखा। और विनम्र के बाद फिर हम दूसरा बेटा हुआ। बेटी हम लोग बहुत चाहते थे, हम और मीरा, कि बेटी हो, लेकिन बेटी नहीं हो पाई। दूसरा बेटा हुआ तो उसका नाम मैंने रखा, उनके शास्त्री जी का व्यक्तित्व वैभवशाली था, तो दूसरे का नाम मैंने वैभव रखा। उनसे तीसरा फिर बेटा हुआ, तो मैंने कहा कि शास्त्री जी से जो भी मिलता था वो आत्मविभोर हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था, विभोर हो जाता था। तो तीसरे का मैंने विभोर रखा। तो विनम्र, वैभव, विभोर मैंने अपने तीनों बेटों का रखा। और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि आज वो तीनों बेटे, हमारे पत्नी मीरा, हम जरूर कमरे में बैठे हों तो हमारा पैर नहीं छुएंगे, लेकिन अपनी माँ का पैर रोज सुबह छू कर ही सब निकलते हैं घर से, कोशिश करते हैं कि आशीर्वाद लेके जाएं। तो ये आज है। तो मैं इसलिए अपील करूंगा, जैसे मैंने कहा युवा लोगों से, आज के बच्चों से, कि अपने माँ को याद करो, पिता को याद करो और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर बढ़ो, तब बढ़ोगे, तुम सही रास्ते में चलोगे और काफी आगे बढ़ोगे। तो ये एक मेरी बात है। और मैं समझता हूँ कि बाबूजी के साथ बहुत बड़ा एक ये था कि अम्मा के दादी का पैर छूते थे, और दादी का भी बहुत प्यार था। दादी की छोटी सी बिल्कुल गुड़िया लगती थी। मैं तो समझता हूँ इतने एज में भी, इतनी उम्र में भी वो इतनी सुंदर लगती थी दादी, कि बिल्कुल लगता था कि बाबूजी की दूसरा हूबहू रूप वो है। तो ऐसा हमारे को महसूस होता है। और दिल छूने की बात की, और दिल को मुझे छू गया, दिल को, और आपने छू लिया। और मैं इसीलिए अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि आज जो है इनका इनका जो आज जो है इनका बहुत बड़ा आज इनका वो सब है। नहीं सर, वाकई में सर आपने जैसे कहा कि दादी बहुत ही गुड़िया की तरह थी, और बाबूजी भी आपके बहुत ही अच्छे इंसान के साथ साथ सूरत और सीरत हर हिसाब से वो भी बेहतर थे। तो कहीं ना कहीं आप भी इस उम्र में यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, सो ब्यूटीफुल,
इस तरह की चीजें, और सो एनर्जेटिक, है ना। और अभी भी कुछ करने की चाह, ललक, उत्साह, और बच्चों में भी एक आपने उस तरह की चीजें दी कि कहीं ना कहीं, और सर नाम का असर बहुत होता है। जो आपने नाम दिया अपने बच्चों को, तो वाकई में उसका असर भी, आप जैसा भी बता रहे हैं कि बिना माँ का पैर छुए वो बच्चे नहीं निकलते हैं, तो माँ का तो नाम का असर होता है। जो आपने बाबूजी की जो जो सिफतें थी उस पर आपने नाम रखा। अब इसमें और सर एक इसमें बात मैं कुछ ये थोड़ा भी सा बता दूं, प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज बहुत हल्की हो गई है, जी आपकी भी आवाज बहुत हल्की आ रही है, और मैं भी समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। सब अच्छा सर, आप सुनाई दे रहा है आपको? अब आप नहीं आ वो रही, मुझे ईयरफोन नहीं आ लगा रही, बस। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल बात नहीं कर सर सकते। आप ईयरफोन लगा लीजिएगा तो आ जाएगी। अच्छा बस 5 मिनट और मैं बोल लूं, नहीं, मैं उसके कर रहा बाद। हूँ, उसको बढ़ा हाँ रहा हूँ, लेकिन ईयरफोन, वो आ नहीं सर रही है। ईयरफोन आप एक बार लगाइएगा, आवाज आ जाएगी। अभी तक नेटवर्क साथ दिया था और काफी सही से सारी बातचीत हो गई है, ऑलमोस्ट अब खत्म होने पे ही है। और अगर एक बार फिर हम लोग जुड़ जाते हैं तो कुछ अहम बात मैं बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को भी, और सर को भी। शायद वो, आगे है ना, आया ना जी आवाज, सर लेकिन जी। नहीं रही है, आ नहीं रही है। हाँ लाओ सर, जरा मैं उसको सर निकालो, सर बैटरी बैटरी निकालो, खत्म हो गया उधर उधर ऊपर। सर बस बस 5 मिनट और, अब बैटरी मुझे, हाँ जी सर, हो सकता है खत्म भी हो गई हो। लेकिन हाँ एक चीज अहम हाँ, बात आपको ये बताना चाहूंगी कि अब आ रही है बाबूजी आवाज, की, बताइए। जी, हाँ, बाबूजी अब आ की रही है आपकी आवाज। स्मृति, जी, बाबूजी की स्मृति को, बाबूजी की चीजों को रामनगर वासियों ने बहुत ही संजो कर और सहेज कर रखा है। अब मैं घरों की बात आप छोड़िए, इवन जो आप बहुत मशहूर लस्सी वाले हैं, आपको मालूम होगा, शास्त्री जी के स्टैचू के जस्ट सामने, उनके यहाँ भी कभी भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि शास्त्री जी जिस वक्त प्रधानमंत्री बनकर आए थे उस वक्त की तस्वीर वो लगी हुई। और जितने भी चाट वाले हो, फुंचे वाले हो, लस्सी वाले हो, कोई भी दुकानदार हो, उसके दुकान में शास्त्री जी की तस्वीर वो माला पहने हुए जरूर रहती है। तो ये है मोहब्बत, ये है उनसियत, ये है प्यार, बिल्कुल। जो अपनापन शास्त्री जी ने दिया था। और आज उसी तरह से उस रामनगर वासी भी एकदम संजो कर रखे हुए हैं कि हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे शास्त्री जी हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जब भी कभी इस तरह की दुकानों पर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अच्छा शास्त्री जी की तस्वीर, अच्छा जिस वक्त वो प्रधान, कभी कभी मैंने पूछा कि ये कब की तस्वीर है, एक बार मैंने बहुत छोटी सी थी तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब शास्त्री जी आए थे प्रधानमंत्री बन के ना, लस्सी वाले ने मुझे बताया कि जब प्रधानमंत्री आए थे बन के तो हमारे बाबूजी ने उनका स्वागत किया था, तो ये उस वक्त की तस्वीर है। तो सारी वही लोग सब एकदम, तो हर दुकानों पर मैं देखती हूँ कि शास्त्री जी की तस्वीर माले के साथ, और वो ज्यादातर दुकानों पे तो वो जो प्रधानमंत्री बन के आए थे फूल माले से लदे हुए, वो तस्वीरें देखने को मिलती है। तो ये बहुत बहुत, बहुत बड़े। और चाट वालों की दुकानों पर भी सर है, ये सोचिए, उनकी गोमतियों में भी लगे हुए हैं। तो ये मोहब्बत है, ये प्यार है। तो जो उन्होंने दिया है आज उसको मोहब्बत के रूप में जनता जो है या लोग जो है उनको रिटर्न दे रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत अहम बात है। सर रामनगर का एक संग्रहालय पर मैं, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद आपकी शुभकामनाएं चाहिए जी रामनगर जी काशी जी। वासियों के लिए, रामनगर वासियों के लिए। इस संग्रहालय को, वो घर अब संग्रहालय के रूप में हो गया है, उसमें क्या आप और कुछ चाहते हैं उसमें करना, और या कुछ और संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को, जो हम लोग भी कुछ और कंट्रीब्यूट कर सके, जो हम लोग कुछ कर सके उनके लिए? क्योंकि उस वो संग्रहालय जैसा होना चाहिए, जिस तरह से चीजें होनी चाहिए, आपको जरूर उसमें कुछ फर्क नजर आता होगा। उस नहीं, पर मैं देखिए, मैं कहूँ। आपको शबनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके माँ इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को कि इस पे ये शुरुआत इसकी अम्मा ने, हमारे पूजने माँ ललिता जी ने किया, और उन्होंने हम लोगों से पैसा मांगा, और थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा करने के बाद, थोड़ा अच्छा करने के बाद, सामने वाला पोर्शन उसको थोड़ा सा बनाने की चेष्टा की।
फिर उसके बाद ये मामला थोड़ा रुक गया और नहीं चल पाया। फिर मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये बात आई कि भाई शताब्दी वर्ष था शास्त्री जी का जन्म का, तो उसमें उन्होंने इस बात को तय किया कि भाई सरकार जो है इस बिल्डिंग को लेकर संग्रहालय उनका पैतृक आवास का निर्माण करेगी और उसको बनाएगी। तो उस समय उन्होंने वहां पे किया और मुझे याद है कि उस समय जो उसमें परिवार में बाकी जो बचता नहीं था हम लोग के साथ, उसको भी सरकार ने ले लिया और उसके लिए उन्होंने धनराशि भी दी। जो लोग रहते थे उसमें उनको धनराशि दी, जिससे कि उन्होंने फिर वहां पे खाली हुआ मकान और फिर उसको संग्रहालय बनाने की बात हुई। चलता रहा मामला और चला, और आगे दूसरी सरकार भी आई, उन्होंने किया, फिर चलता ही रहा। फिर अभी जब बीजेपी सरकार आई तो फिर उन लोगों ने भी इसको बनाने की बात की। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिर पहल किया है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे देंगे। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा ये कहा गया कि भाई बनाइए, आप बनाए। तो मैंने इसको अपने लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन है और जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से हमने उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन शुरू करा और उसको रिपेयर किया। और रिपेयर करने के बाद हमने एक सामने वाला जो पोर्शन है उसका, उसको हमने थोड़ा सा ठीक किया। जो मकान जो दूसरा हिस्सा हमने लिया था जिसमें हम विस्तार करना चाहते हैं, वो अभी वैसे की वैसा है, थोड़ा सा बना रखा है लेकिन पूरा बन नहीं पाया, वो ऐसे ही है। तो मेरी देखिए अम्मा के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अपने ऊपर लेकर चलता हूँ और मानता हूँ कि भाई हम लोग को उसको पूरा करना चाहिए। तो हमने सरकार से कहा, तो सरकार ने इसका हमने उद्घाटन भी करवा लिया था। बाबूजी और अम्मा की मूर्ति का अनावरण भी हमने राज्यपाल उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माध्यम से करवाया था। दोनों जने आए वहां पर, राम नायक जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और उन लोगों ने उसका उद्घाटन किया और चला बना। तो उस समय मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया था कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हम 2 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड फाउंडेशन को देंगे, जो इस पर अपने मेमोरियल पूरा संग्रहालय तैयार करे। तो हम लोगों ने बड़ा प्लान किया, फिर मैंने बड़ा प्लानिंग भी किया, लोगों के साथ बैठे। तो हमने सोचा कि वहां पे एक वॉर रूम बनाएंगे, जो 1965 की लड़ाई थी उसको भी, उसको पूरे उसको दृश्य उसको दिखाएंगे, उसको लोगों को दिखाएंगे कि लोग आएंगे तो उनके भाई क्या क्या उपलब्धियां थी शास्त्री जी के कार्यकाल में, उसको करेंगे। एक अच्छा सा ऑडिटोरियम अंदर बना देंगे कवर करके, जिसमें हम बाबूजी के चित्रों को, बाबूजी के डीवीडी और फिल्म जो बनती हैं उन फिल्मों को दिखाएंगे, ऐसा सोचा था। तो अब 2 साल हो गए मैंने उसको उद्घाटन करवाए, उसके बाद 2 साल से अभी तक जारी कर रहा हूँ मैं। अभी तक मुख्यमंत्री जी का आश्वासन ही रह गया। अभी वो कोई लिखित संदेश मुझे नहीं मिला। अभी कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे, ये कहा कि सरकार 4 सिक्योरिटी वालों को रखेगी, पता नहीं रखा है कि नहीं रखा है, मुझे नहीं मालूम, कहीं ऐसा अभी नहीं रख पाए शायद। तो इस तरह से एक कमी महसूस करता हूँ मैं, और अपने सही मायने में मैं हाथों की तरफ देखता हूँ तो मेरे इतने अंदर ताकत नहीं है कि मैं उसको पूरा बना सकूं, और इतना फाउंडेशन के पास भी हमारे पास धनराशि वगैरह नहीं है। तो उन्हें सोचा था उनका फाउंडेशन हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब जो मैं ये जरूर चाहूंगा कि रामनगर वासियों से तो खास तौर से निवेदन कर ही सकता हूँ, और बनारस के लोगों से भी चाहूंगा, पूरे जिले से, कि भाई ये तो अपने अपने परिवार के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका ये निर्माण करना है, आगे बढ़ाना है। और वो मैंने काफी मटेरियल इसका कलेक्ट कर रखा है, सामान वॉर रूम वगैरह बनाने का। तो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो पैसा लगेगा ही, थोड़ा सा भी जो भी कुछ हो जाएगा फाउंडेशन के पास आएगा तो फाउंडेशन पर खर्च करेगा। अगर सरकार नहीं देगी तो फाउंडेशन कर लेगा,
और हम लोग करेंगे, लेकिन करना तो है ही हमें, इसको पूरा तो कराना ही है। तो हम सरकार से तो परस्यू करते रहेंगे, सरकार कर दे तो तनख्वाह वगैरह वहाँ लोगों को आराम से मिल सकती है, वहाँ पे क्यूरेटर रखा जा सकता है, एक म्यूजियम चलाते हैं सही तरीके से, जो देखने वाले दिखाने वाले लोग होते हैं वो हो जाएंगे, उसमें अटेंडेंट हो जाएंगे, प्रॉपर चपरासी हो जाएगा, पानी वगैरह सबकी व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा तो करना है ही। तो ये बस मेरी अपील है लोगों से कि देखें, मतलब कम से कम पत्र के माध्यम से तो मुख्यमंत्री से आग्रह करें ही कि भाई जल्दी से पैसा दें। सरकार ने जब ऐलान किया है 2 करोड़ का, 2 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो दें कम से कम, तो हमारे पास हम बना तो दें पूरा। अब पूरा कर लेंगे अपने जीवन काल में तो शायद पूरा हो जाएगा, अगर मेरे जीवन काल में पूरा नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे कर किसी के लिए करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक मेरा दिल से दिल की आवाज है मेरी, तो मैं इसको अपील कर रहा हूँ। और अब 2 अक्टूबर है कल, वो इसलिए ऐसे पवित्र दिन पर फिर से वो मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, कोशिश करूंगा कि फोन पे बात हो जाएगी तो फोन पे बात कर लूंगा, तो कोशिश करूंगा अगर होती है, नहीं तो पत्र के माध्यम से होगा। तो मेरा यही है एक निवेदन, जो आपने कहा बिल्कुल सही था, ये मेरे मन की बात है और इसकी मैं अपील कर रहा हूँ। सर, वो तो गवर्नमेंट ने जो भी आपसे कहा 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी जिस तरह से भी, और वो जितना भी दे पाए, लेकिन जैसे आपसे मेरी कल बात हो रही थी तो आपने कहा कि 10-12 लाख कुछ रुपया हो तो हम लोग कुछ उसके फाउंडेशन में या कुछ चीजें हैं जो उसमें आप कर सकती हैं। तो मैं ये चाहूंगी सर, मैं काशी कलम कस्तूरी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं इसमें जरूर अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी और आप आगे आइए, हम बहुत सब बहुत आपके धन्यवाद, साथ हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद, चाहूंगी बहुत कि बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मालवीय जी ने कटोरा लेकर लोगों से मांगा और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की, और जिस व्यक्ति ने इस देश को उसके निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हो, अपनी पूरी जिंदगी सादगी में गुजार कर और देश निर्माण के लिए सोचा हो, तो क्या हम लोग उसके लिए, उनके घर के लिए, उनके स्मृति में बनाए जाने वाली चीजों में 10-12 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते? जरूर करेंगे सर, और आप आगे आइए, मैं हूँ और सारे लोग आपके साथ होंगे। बस सिर्फ चलिए, आगे बहुत चलने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कर्मा आपके साथ पूरा रहे सर, पूरा कर्म आपके साथ रहेगा, मैं इस बात को अश्योर करती हूँ आपसे। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हम लोगों के पास इस तरह की चीजें जमा हो जिसमें हम लोग आर्थिक योगदान कर सके। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग बात करेंगे, हमारी पूरी टीम बात करेगी, फिर लोगों से हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की चीजें करेंगे, एटलीस्ट 10-12 लाख रुपया हम लोग कुछ इकट्ठा कर सके। थोड़े थोड़े भी चीजें हम लोग लेंगे, पैसे लेंगे तो काफी हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। और आप मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो सर आप अकेले चलिएगा, आप अकेले नहीं है, आप चलिएगा, कारवां आपके साथ होगा। और इस तरह से, क्योंकि अच्छा दूसरी बात सर, अब बात हमारी अब खत्म हो रही है। मैं एक चीज मेरे दिमाग में बस आ गई थी, अभी मैं ये सोच रही थी, हालांकि ये इससे बिल्कुल हटके है, लेकिन अभी भी दिमाग में एक बात आई कि शास्त्री जी कभी भी कर्ज लेकर देश को चलाना नहीं चाहा। वो कर्ज के बिल्कुल भी हिमायत में नहीं थे। यही वजह है कि एक हफ्ते आप लोगों को भूखा रखा और सारे हिंदुस्तान के एक एक बंदे से कहा कि आप लोग हर हफ्ते एक दिन रोजा रखोगे, फास्ट रखोगे, व्रत रखोगे तो यकीनन जो खास संकट है मुझसे उभर जाएंगे। और कम खर्च करने की बात की थी कि हमको कर्ज ना लेना पड़े, तो इससे वो बहुत दूर होते थे। और वाकई में बिना कर्ज के उन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की और अच्छे से किया कि नहीं, हम लोग अपने ऊपर कुछ परेशानी झेल लेंगे, लेकिन बाहर से कर्ज बहुत बुरी चीज होती है। तो इस तरह से उनकी जो सोच थी, तो मैं चाहूंगी और भगवान से मैं दुआ भी करना चाहूंगी कि आज देश
जो हमारा कर्ज में डूबा हुआ है, उस कर्ज से भगवान इस देश को निकाले और हम लोग फिर उसी तरह से हरी भरी खेती लहलहाए और सारे लोग खुश रहें और मितव्ययता से काम लें। और जो हम लोगों का एक एम है कि जब भी कभी भी परेशानियां आए तो मिलजुल कर हाथ में हाथ एक दूसरे से डालकर आगे बढ़े। जिस तरीके से एक आवाहन होता था शास्त्री जी का और हम सब आगे बढ़ निकलते थे, वैसा वो माहौल आ जाए, वो दिन आए और हम कर्ज से निजात पाए। इस तरह की चीजों का भगवान से हम प्रे करते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे क्या सर? अच्छा, बस मैं तो आपको दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया, बहुत अच्छी तरह से आपने कार्यक्रम को चलाया। और आप थोड़ा सा मुझे जरूर परेशान करती रही आप बहुत, कि आप जल्दी आइए, लाइन पर आइए, जब तो मुझे लेकिन अच्छा लगा। आपको थोड़ा सा लगता नहीं, अपना की भावना मुझे आपके अंदर लगी कि आप भी बहुत ज्यादा अपनापन आपके अंदर है। और आपने जिस तरह से आज लोगों से अपील करके कहा है कि कुछ पैसा मुझे इकट्ठा करके करना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा भारी कार्यक्रम होगा इस दिशा में, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और वाकई में आप आज दिन भर बिजी थे और कई बार हमारी बार बार बात हो रही थी, मैं बार बार फोन भी आपको कर रही थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत आपने उसको एक अपनत्व में लिया, तो यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने इस तरह से एक मोहब्बतों का एक गुलदस्ता मुझे पेश किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर आपके पास क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, कल के सारे प्रोग्राम हैं और आज भी बहुत से प्रोग्राम होंगे, बहुत सी रिकॉर्डिंग हुई होगी आपकी, लेकिन उसमें भी काशी कला कस्तूरी को इतना वक्त दिया सर, इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और सर जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम लोग सब आपके साथ हैं, बस आपके आने की देर है सर, बस आपके आगे चलने की देर है, हम सब आपके साथ। और सभी व्यूअर्स को जो लोग आज पूर्व संध्या पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पूर्व संध्या पर जो आप श्री सुनील शास्त्री जी को आप लोग सुन रहे थे और उन बातों को आप लोगों ने सुना जो किताबों में नहीं मिलेगी, जो कहीं किसी के मुंह से हम लोग को सुनने को नहीं मिलेगी, वो बातें हमने सुनी। क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मैं सर से वो बातें सुनूं जो हमको कहीं सुनने को और देखने को और पढ़ने को ना मिले। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ और सबकी आभारी हूँ जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। सर आप प्लीज लीव हो जाइएगा। सर आप लीव हो जाइए। बस नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बधाई और आप आगे की ओर बढ़ें और जो भी काम आप करें पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और शास्त्री जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके पचनों पर चलने की चेष्टा करें, हमेशा प्रयास करें। आपको वो ईश्वर आपको अवश्य आपको मंजिल से पहुंचाएगा और आगे बढ़ाएगा। और इसी तरह से रामनगर के लोगों को, अवकाशी सब के लोगों को बहुत बहुत आगे बढ़ाए। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार सर। और हमारे वो आदर्श है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और हम लोगों के आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, तो शुरू में ही मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो हम लोग के आदर्श हैं। और आज आपसे बात करके ये महसूस हुआ कि वाकई में कि हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं देखा, लेकिन शायद उनके अक्स को मैं देख रही हूँ, उनकी परछाई को मैं देख रही हूँ, उनके प्रतिबिंब को मैं देख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, रियली आई एम वेरी हैप्पी। और फिर मुझे ये लग रहा है ग्रेट पर्सनालिटी के सामने मुझे बोलने का मौका मिला, आपसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला, आपकी स्मृतियों में झांकने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सर। धन्यवाद सर। लीव कर जाइएगा सर, लीव। हमने कहा अब जाऊं मैं? हाँ हाँ जी सर, जी सर, लीव हो जाइए।